नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ रिलेशन की एक नई क्लास के साथ में। ठीक है, रिलेशन चल रहा है अपना और उसमें शायद एक दो क्लास अपनी हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास होगी। ठीक, अब दोस्तों रिलेशन में हमने बात की थी कि सबसे पहले तो हमने क्रमित युग्मों की बात की थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी। ठीक है, उसके बाद में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात की थी और लास्ट क्लास में चलते चलते मैंने रिलेशन या किसी भी उसमें रिलेशन की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, उसकी मैंने बात की थी। ठीक है, तो एक बार मैं उसको और थोड़ा सा रिवाइड करवा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो मेरे पास दो सेट हैं, एक है ए और एक है बी। मान लेता हूँ मैं कि ए की कार्डिनलिटी है वो पी है और बी की कार्डिनलिटी है वो क्यू है। ठीक है, बी की कार्डिनलिटी क्या है, क्यू। ये मैंने मान लिया। कार्डिनलिटी तो सभी जानते हैं ना, सेट पढ़ चुके हैं हम। तो अब देखो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, ए में अवयवों की संख्या, और यहाँ पर बी की कार्डिनलिटी मतलब बी में अवयवों की संख्या। तो अब देखो अगर मैं ए क्रॉस बी मतलब संबंध ज्ञात करना चाहूँ किस में, ए से बी में, रिलेशन ऑफ ए टू बी, अगर मैं ये ज्ञात करना चाहूँ कि ए से बी में कितने संबंध बने होंगे, कितने संबंध होंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा 2 की पावर p इंटू क्यू। यहाँ पर हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। ठीक है, 2 की पावर p इंटू क्यू ये होंगे। अब ये क्यों होंगे वो चीज़ समझो। देखो संबंध क्या होता है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। संबंध का मतलब होता है कि p क्रॉस q जो भी क्रमित युग्म बनेंगे उसमें कितने समुच्चय होंगे। भाई जो समुच्चय बनते हैं, सॉरी उपसमुच्चय बनते हैं, वो उपसमुच्चय ही तो क्या कहलाते हैं, वही तो संबंध कहलाते हैं। भाई संबंध की डेफिनेशन कैसे दी थी हमने, संबंध की डेफिनेशन ऐसे ही तो दी थी कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ऐसे ही तो डिफाइन किया था संबंध को, आया ना समझ में। R इम्प्लाइड रिलेशन ऑफ ए टू बी, इसको हमने डिफाइन कैसे किया था, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे ही तो डिफाइन किया था। तो इसका मतलब होगा कि आर क्या है, उपसमुच्चय है। आर उपसमुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी का। आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। अब ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, वो तो उसकी कार्डिनलिटी हो गई, इसमें उपसमुच्चय कितने होंगे, हम जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है, 2 की पावर n होती है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है। अगर ए की कार्डिनलिटी हमने p मानी है, बी की कार्डिनलिटी q मानी है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे, p q अवयव हो जाएंगे, p इंटू क्यू का हो या p q का हो। तो ऐसे ही जब 2 की पावर n है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू अब यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर p और q, ये हो जाएगा। तो किसी भी संबंधों की संख्या, किसी भी समुच्चय में संबंधों की संख्या कितनी होगी वो हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर p इंटू क्यू से निकालते हैं। समझ में आया। चलिए अब थोड़ी सी और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, वो समझो क्या है। यहाँ पर देखो दो चीज़ें पूछी जाती हैं। कैसे, मैं मान लेता हूँ कि मैंने दे दिया a इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू मैंने दे दिया मान लो 6 और 7। ये मैंने दो सेट दे दिए। ठीक, और मुझे पता लगाना है कि a से b पर संबंधों की संख्या कितनी है, a से b पर संबंधों की संख्या कितनी है। तो तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई 2 की पावर p इंटू क्यू होता है, 2 की पावर p इंटू क्यू, संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 की पावर p इंटू क्यू। 2 की पावर p इंटू क्यू, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर इसकी कितने हैं, कार्डिनलिटी 3 इंटू क्यू का मतलब यहाँ पर कितनी है 2। भाई p और q का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज कॉल्ड p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज कॉल्ड q। आया ना समझ में। तो p की वैल्यू तो कितनी हो गई, 3 ही तो एलिमेंट है यहाँ पर, आया ना समझ में। और q की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट है। तो इसलिए अब यहाँ से वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2 की पावर 3 2 जा 6, 2 की पावर 6, या मैं डायरेक्ट कहूँ तो कितना आ जाएगा 64। यहाँ पर संबंधों की कुल संख्या आ गई। आया ना समझ में। अब मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन करता हूँ। और ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैंने कह दिया अरिक्त संबंधों की कुल संख्या, अरिक्त संबंधों की कुल संख्या। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको सेट की तरफ ले जाना चाहूँगा। सेट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा था।
और पावर सेट कैसे निकालते हैं हम कि जैसे मान लो एक कोई भी सेट दिया है, मैं हल्का सा उसको रिवाइड करवा देता हूँ। मान लो मैंने ये एक सेट दिया है और इसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 और 2, तो इसका पावर सेट हम कैसे निकालते थे? सबसे पहले 5 तो आएगा ही आएगा, 5 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में एक एक को उठाया तो ये 1 और फिर ये 2, उसके बाद में 2 2 को उठाया तो ये 1 और ये 2, उसके बाद में 3 3 को उठाते, लेकिन 3 तो है ही नहीं, इसमें तो 2 ही हैं, तो ये इसका पावर सेट हुआ। तो पावर सेट में अगर हमने वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी हैं कि पावर सेट में कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो वो तो कितने होंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर n से ही तो निकालते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कितना आ गया? 4। तो ये 4 सेट बनेंगे किसमें? पावर सेट में, सबसेट बनेंगे, सॉरी। तो ये 4 सबसेट बनेंगे पावर सेट में। लेकिन अगर मैं कह देता यहाँ पर कि अरिक्त समुच्चय कितने होंगे पावर सेट में, अरिक्त समुच्चय कितने होंगे, नॉन जीरो कितने होंगे, तो नॉन एम्प्टी या नॉन जीरो कितने होंगे? वो कितने होते हैं? 4 - 1 कितने होंगे? 3। उसको भी तो हमने ऐसे ही तो निकाला था, 2 की पावर n - 1 ऐसे ही तो निकाला था, क्योंकि इसमें से 5 हमें हटा देना है, क्योंकि 5 तो रिक्त होता है। तो अरिक्त तो बाकी 3 ही बचे ना हमारे पास, केवल 5 को हटा देते। तो -1 क्या था? ये सारी चीज़ें हमने सेट में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड में पढ़ी हैं। उसी से रिलेट करो इसको कि अरिक्त संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ध्यान करो कि अगर संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर pq है, कुल संख्या 2 की पावर pq है, तो अरिक्त की कितनी हो जाएगी? अरिक्त के लिए -1 कर दो, क्योंकि एक ही संबंध तो ऐसा होगा जो 5 आएगा। आया ना समझ? एक ही संबंध तो ऐसा होगा जो 5 आएगा या अरिक्त संबंध आएगा, उसके बाद में बाकी सारे तो अरिक्त ही रहेंगे। तो इसलिए इसमें से -1 कर दिया, तो अब कितने आ गए? अरिक्त संबंध आ गए। अगर इसी एग्जाम्पल के लिए मैं देखना चाहूँ तो इसमें अरिक्त संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अरिक्त संबंध इक्वल्स टू टोटल कितने आए? 64 - 1 कितना आ गया? 63। ठीक है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये कैसे डायरेक्ट कैसे लिखा, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। 2 की पावर 6 को 64 लिखा है यहाँ पर। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया हो, 2 की पावर 6 का वैल्यू 64 होता है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6। ठीक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। ठीक है, ऐसा है। तो अब उम्मीद करता हूं कि कुल संबंधों की संख्या और अरिक्त संबंधों की संख्या दोनों चीज समझ में आ चुकी होंगी। आया ना समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं, प्रांत और परिसर की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो चीज देखो। संबंधों के प्रांत और परिसर, संबंधों के प्रांत और परिसर। अब प्रांत और परिसर इनको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन्स एंड रेंज ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रांत और परिसर। अब डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, वो चीज़ समझो। एक मैं जनरल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जनरली हम इसी को लेते आए हैं, चलो इसी को वापस ले लेता हूँ मैं। 1 2 3, ठीक है। और एक ले लिया मैंने V, ये ले लिया A एंड B। ये मैंने 2 सेट ले लिए और इससे मुझे संबंधों की संख्या निकालनी है। ठीक है, सॉरी, संबंध निकालने मुझे। तो संबंध के सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा? 1, A एंड 1, B। उसके बाद में 2, A एंड 2, B। और उसके बाद में 3, A एंड 3, B। ये आ गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। कहने का मतलब ये रिलेशन आ गया। अब रिलेशन क्या डिफाइंड है यहाँ से? रिलेशन डिफाइंड है रिलेशन ऑफ A टू B, या ऐसे भी कह सकते हैं कि A रिलेशन B, A रिलेशन B, यही तो डिफाइंड है भाई। दोनों अब मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो तरीका मैं कल या परसों वाली क्लास में देख चुके हैं हम। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी तरीका होता है और ये भी तरीका होता है। अब बात आती है कि सर हमें तो इसके प्रांत और परिसर से मतलब है। तो प्रांत और परिसर क्या होंगे दोस्तों? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जैसे हमने यहाँ पर A क्रॉस B किया है, ठीक, A क्रॉस B किया है, तो यहाँ पर मतलब पहली जो डिजिट होती है ना, पहली जो डिजिट होती है मतलब A के एलिमेंट, A के अवयव,
ए के अवयव जो होंगे ना वो तो कहलाते हैं प्रांत, और बी के अवयव क्या कहलाएंगे, बी के अवयव ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे परिसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ए के अवयव तो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड प्रांत, सॉरी कॉल्ड डोमेन, एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, प्रांत और परिसर। तो अब देखो, हालांकि दोस्तों एक टर्म और भी आती है इसमें, सहप्रांत, लेकिन वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको, सहप्रांत को। तो इसलिए ये ना सोचें कि सर ने दो ही चीज़ बताई हैं, बाकी ये सहप्रांत कहाँ गया, बताने वाला हूँ मैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर दोनों चीज़ समझ में आई ना। अब मान लो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, कैसे, ये जो रिलेशन डिफाइंड है, मान लो ये डिफाइंड होता, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर साइड में नोट कर देता हूँ, जो मैंने अभी बताई थी कि ए क्रॉस बी जब डिफाइंड था, यानी आर ए से बी पर डिफाइंड था, तो उस टाइम पर प्रांत क्या था हमारा, उस टाइम पर हमारा प्रांत था, प्रांत यानी डोमेन था ए के एलिमेंट यानी 1 2 और 3, और परिसर क्या था, यानी रेंज क्या थी, तो रेंज थी बी के एलिमेंट ए एंड बी, यही तो थे। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा कि मुझे ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, मैं तो बी क्रॉस ए निकालूंगा, बी क्रॉस ए निकालूंगा। कोई बात नहीं, बी क्रॉस ए मैंने निकाल लिया, बी क्रॉस ए क्या आएगा, अब पहले एलिमेंट बी का आएगा, उसके बाद में ए का आएगा, तो इसका मतलब हुआ ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 एंड बी कॉमा 3। ये आया ना समझ में। ये मैंने B क्रॉस A निकाल लिया, कहने का मतलब है अब जो रिलेशन डिफाइंड है वो B से A पर डिफाइंड है, अब जो रिलेशन डिफाइंड है वो B से A पर डिफाइंड है। और इसको मैं ये ऐसे भी कह सकता हूँ, B रिलेशन टू A, ऐसे भी कह सकता हूँ। अब देखो, अब होगा क्या कि अब मुझे यहाँ से प्रांत निकालना है, तो मैंने क्या बोला कि प्रांत फर्स्ट टर्म वाले के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं। आया ना समझ में। तो प्रांत, अब यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत या मैं कहूँ डोमेन, डोमेन, तो अब डोमेन क्या होगा, अब डोमेन होगा ए एंड बी, और परिसर क्या हो जाएगा, यहाँ परिसर हो जाएगा या रेंज हो जाएगी, वो रेंज क्या होगी दोस्तों, 1 2 3। उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्रांत और परिसर क्या होते हैं, कुछ हद तक तो समझ में आया ही होगा। आया ना। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी और भी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और भी इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। थोड़ा सा भी अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं आया तो कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है कि सर हमारी समझ में आया या हमारी समझ में नहीं आया। सबसे बस एक ही चीज़ ध्यान रख लो, और वो चीज़ क्या है कि हमें सबसे पहले तो ये कि रिलेशन कैसे दिया हुआ है, रिलेशन ए टू बी है या बी टू ए है। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि ए और बी में ही दिया हो, एक्स वाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रिलेशन। तो अब जैसे मान लो मैंने कल या परसों वाली क्लास में जो एग्जाम्पल लिए हैं, चलो उन्हीं को ले लेते हैं। मैंने कल या परसों में जो एग्जाम्पल लिए थे वो क्या लिए थे, जैसे एग्जाम्पल कुछ इस तरह से मैंने लिए थे, हालांकि मैंने उनको क्रमित युग्मों के रूप में लिखा था, यहाँ पर मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इधर मैंने लिखा सीता कौशल्या, सीता कौशल्या, और कौन से लिए थे, सीता कौशल्या यशोदा और रुक्मणी, यही तो लिए थे, सीता कौशल्या यशोदा और रुक्मणी। और यहाँ पर मैंने लिए थे राम दशरथ नंद बाबा और कृष्ण, यही तो लिए थे। अब दोस्तों मैंने इस सेट को मान लिया ए और इस सेट को मैंने मान लिया बी। अब देखो संबंध क्या निकल के आया कि सीता है वो किससे रिलेटेड है, राम से, कौशल्या किससे रिलेटेड है, दशरथ से, यशोदा किससे रिलेटेड है, नंद बाबा से, रुक्मणी किससे रिलेटेड है, कृष्ण से। ऐसे ही तो था, ऐसे ही तो था। तो अब इसका मतलब हुआ कि इसका अगर मैं क्रमित युग्म बनाना चाहूं तो उसका क्रमित युग्म ऐसे बनेगा, सीता और राम, उसके बाद में कौशल्या
और दशरथ। उसके बाद में यशोदा और नंद बाबा। उसके बाद में रुक्मणी और कृष्ण, रुक्मणी और कृष्ण। यही तो संबंध आया था। अब यहां पर जो संबंध डिफाइन है, संबंध डिफाइन कैसे है? आर या रिलेशन ऑफ ए टू बी सच दैट ए इज वाइफ ऑफ बी। ऐसे ही तो डिफाइन है, ऐसे ही तो डिफाइन है कि आर ए से बी पर इस प्रकार डिफाइन है। इसको मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, हिंदी में बोलना चाहूँ, तो कैसे बोल सकते हैं? रिलेशन या संबंध ए से बी पर इस प्रकार डिफाइन है कि ए बी की पत्नी है, 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 ए बी की पत्नी है। सभी पर अप्लाई हो रहा है ना, सभी पर अप्लाई हो रहा है ना। सीता राम की पत्नी है, कौशल्या दशरथ की, यशोदा नंद बाबा की और रुक्मणी कृष्ण की पत्नी है। सभी पर डिफाइन हो रहा है ना। अब मैंने क्या किया, देखो यहां से अगर मैं प्रांत और परिसर निकालना चाहूँ, यहां से प्रांत क्या आएगा? यहां से प्रांत आ जाएगा ए के सारे एलिमेंट। ए के सारे एलिमेंट मतलब सीता, कौशल्या, यशोदा और रुक्मणी। यही तो है। तो ये तो आ गया प्रांत। अब मुझे चाहिए परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा राम, दशरथ, नंद बाबा और कृष्ण। ये परिसर हो गया, राम, दशरथ, नंद बाबा और कृष्ण। यही तो था, ये परिसर हो गया। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया वो देखो। मैंने चेंज कैसे किया कि जो ए के एलिमेंट थे उनको तो मैंने पहले लिख दिया और बी को मैंने बाद में लिख दिया। चलो यहाँ पर तो मैं लिखे रहने देता हूँ, यहाँ पर तो मैं लिखे रहने देता हूँ, इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है। यशोदा और रुक्मणी, ठीक है। यहाँ तो मैं लिखे रहने देता हूँ, इसमें चेंज कर देता हूँ मैं। अब देखो मैंने मान लो इसमें चेंज कर दिए। चेंज कैसे किए? हालांकि चेंज तो यहाँ भी होंगे दोस्तों, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये सारे एलिमेंट यहाँ जाएंगे और ये यहाँ चले जाएंगे, लेकिन दोनों जगह चेंज करने के बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी चेंज दोनों जगह ही होंगे। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इनको जैसे पहले लिखा सीता एंड राम, तो अब मैं ऐसे लिख देता हूँ राम और सीता, ये पहला एलिमेंट हो गया। उसके बाद में दशरथ और कौशल्या, दशरथ और कौशल्या। उसके बाद में हो गया नंद बाबा और यशोदा। उसके बाद में कृष्ण और रुक्मणी, कृष्ण और रुक्मणी। ये हो गया। अब मुझे बताओ, क्या ये संबंध जो मैंने पहले डिफाइन किया था वो अभी भी डिफाइन है या नहीं है? नहीं होगा ना, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो इसने क्या बोला कि संबंध ए से बी पर इस प्रकार डिफाइन है, संबंध ए से बी पर इस प्रकार डिफाइन है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो क्या राम सीता की पत्नी है? राम सीता की पत्नी है क्या? नहीं भाई, सीता राम की पत्नी है, ना कि राम सीता की। ऐसे ही दशरथ कौशल्या के लिए देखें तो कौशल्या दशरथ की पत्नी है, ना कि दशरथ कौशल्या की। तो सीक्वेंस चेंज हो गया ना। वही वाला सीन आ रहा है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि 3 और 6 में क्या रिलेशन है, तो तुमने बोला कि सर 3 का जस्ट डबल है क्या? 6। अब क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 6 का जस्ट डबल है 3? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं कह सकते, जस्ट हाफ है 3। संबंध चेंज हो गया ना, संबंध चेंज हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर अब वाइफ की जगह अब क्या आ जाएगा, या तो इसको ऐसे कह सकते हैं रिलेशन ऑफ ए टू बी सच दैट ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। या फिर ए की जगह बी और बी की जगह ए रखो, अगर यहाँ पर वाइफ रखनी है तो। आया ना समझ में? तो अब देखो, अब अगर मैं इसके प्रांत और परिसर निकालना चाहूँ, दोस्तों ये चीज़ें विशेष ध्यान से देखनी है। ये क्यों देखनी है? क्योंकि यहाँ से जो हम इनवर्स रिलेशन पढ़ेंगे ना, इनवर्स रिलेशन, उनमें ये मान लो बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें जो अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो बहुत फायदेमंद होने वाली चीज़ें हैं इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें।
अब देखो हमने जब पहले इनको डिफाइन ऐसे किया था कि सीता और फिर राम, कौशल्या फिर दशरथ, यानी ए से बी में जब हमने डिफाइन किया था तब हमारे प्रांत और परिसर ये थे। लेकिन अभी जरा प्रांत और परिसर निकालना, मैंने क्या बोला कि प्रांत क्या होते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट। अब इसके प्रांत निकालो, तो इसके प्रांत निकालो, देखो क्या आएंगे, इसके प्रांत आएंगे राम, उसके बाद में दशरथ, उसके बाद में नंद बाबा, और उसके बाद में कृष्ण। ये है, ये यहाँ पर प्रांत आए। देखो यहाँ पर ये परिसर थे, जो परिसर थे वो अब क्या आ रहे हैं, प्रांत आ रहे हैं। कहने का मतलब चेंज कर दिया हमने, तो प्रांत और परिसर भी चेंज हो गए। समझ में आया। अब अगर मैं इसके परिसर निकालना चाहूँ तो परिसर क्या होते हैं या रेंज क्या होती है भाई, जो सेकंड सेट के एलिमेंट है, सेकंड सेट के एलिमेंट हैं, तो परिसर हो जाएंगे इनके सीता, कौशल्या, यशोदा और रुक्मणी। आया ना समझ में, आया ना समझ में। अब दोस्तों ये जो मैंने एग्जांपल लिए, ये इसलिए लिए हैं ताकि ये मतलब अच्छे से तुम्हारी समझ में आ सकें। आया ना समझ में, ये इसलिए लिए हैं। बाकी मैथमेटिक्स वाले एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ये इसलिए लिए ताकि इनके थ्रू आसानी से तुम रिलेट कर पाओ मैथमेटिक्स से इसको। आया ना समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आ चुके होंगे समझ में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि संबंध R A से B पर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि अब परिभाषित कैसे है, और परिभाषित वो ऐसे है कि R इक्वल्स टू A,1 B,2 C,3 हो तो R के प्रांत और परिसर ज्ञात करो, प्रांत और परिसर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अब संबंध ही डिफाइन दिया हुआ है हमें, तो अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, संबंध पहले ही डिफाइन दिया हुआ है तो अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम नहीं है मतलब प्रांत क्या हो जाएगा इसका, प्रांत क्या होता है भाई, फर्स्ट सेट के एलिमेंट ही तो होते हैं, प्रांत कहो या डोमेन कहो, फर्स्ट सेट के एलिमेंट ही तो होते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रांत क्या आ जाएगा, ए बी और सी। ये लो, ये प्रांत आ चुके भाई, फर्स्ट सेट के एलिमेंट तो ए बी और सी यही तो है। डोम और रेंज क्या आ जाएगी, यानी परिसर क्या आ जाएगा, परिसर कहो या रेंज कहो, परिसर क्या आ जाएगा इसका, तो इसका परिसर आ जाएगा दोस्तों 1 2 और 3। ये लो सेकंड सेट के एलिमेंट आ गए। आया ना समझ में। तो ये थे दोस्तों हमारे संबंधों के प्रांत और परिसर की बात हुई। ठीक है, अब हम अगली क्लास में देखेंगे संबंधों के प्रकार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपके समझ में आए होंगे। अगर 1% डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ की बारीकी से उसको एक्सप्लेन किया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।